हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 150, कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। एलपीजी की फी किलो कीमत 230 रुपए पर पहुंच चुकी। घरेलू सिलेंडर 2750 रुपए में फरोख्त होगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं शहजाद खान से। और जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है और इसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 150 रुपए तक बढ़ चुकी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 450 रुपए महंगा हुआ है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो एलपीजी की नई कीमत है वो अब 10 रुपए इजाफे के साथ 230 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। इसी तरह जो घरेलू सिलेंडर है वो 150 रुपए इजाफे के बाद 2750 रुपए में शहरियों को मिलेगा, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 450 रुपए इजाफे के बाद जो कमर्शियल सार्फिन है उनको 10,438 रुपए में दस्तयाब होगा। और इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का ये कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बरस जो है वो कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो इम्पोर्ट की कंडीशंस हैं वो बहुत सख्त कर दी गई हैं, जिसके बायस एलपीजी की तस्वीर में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और इसकी वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। अब कीमत 230 रुपए पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से इस खदशे का इज़हार भी किया जा रहा है कि इन कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करेंगे डॉलर की। रुपए का गिरता भाव देखकर डॉलर को भी आ गया ताव। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा। डॉलर की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। रुपए का गिरता भाव देखकर डॉलर को भी आ गया ताव। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हो गया है। डॉलर की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। इजाफा होने से डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। रुपए का गिरता भाव देखकर डॉलर को आ गया ताव। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हो गया। डॉलर की ऊंची परवाज जारी है। डॉलर की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। इजाफा होने से डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर की परवाज ऊंची जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। रुपए का गिरता भाव देखकर डॉलर को भी ताव आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से मजीद महंगा हुआ है। डॉलर की कीमत में अब जो इजाफा हुआ है वो 3 रुपए 7 पैसे का है। डॉलर की नई कीमत इजाफे के बाद 236 रुपए है। डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची परवाज जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हो चुका है। नया जो इजाफा हुआ है वो 3 रुपए 7 पैसे का है। डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। रुपए की तनज़्ज़ुली का सफर जारी है। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। शाह सिकंदर रोड पर खड़े बारिश के पानी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बारिश के जमा पानी के बायस राहगीर को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शाह सिकंदर रोड पर खड़े बारिश के पानी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों को सफर करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही आशिर अशफाक से। इस टाइम मौजूद है डेरा गाजी खान की मेन शाहराह है और गदाई रोड से जाकर मिलती है शाह सिकंदर रोड पर जो सूरत हाल है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस टाइम पानी से भर चुका है। मेन बारिशी पानी को अभी तक इस सड़क से नहीं निकाला जा सका है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो बच्चे फैमिलीज यहाँ से गुजर रही हैं, उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कई फुट यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाद लोग खासे परेशान हैं, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। बात करेंगे शहरियों से भी, क्या कहेंगे भाई साहब, कितना दुश्वारी होती है पानी यहाँ पर जमा? बहुत मुश्किल है, नमाज कपड़े नमाज धोने सारे देखो सारा पानी पानी है भेजन। बाकी देखो तो साहब हालात देख रहे हो, आवाम जलील है। मुश्किलात का सामना है जी। हाँ जी, कितना मुश्किल हो रही है, कितना दुश्वारी हो रही है? अल्लाह दे बंदे कपड़े खराब थी, नमाज औरतां तंग थी, सारे पानी 15-15 20 खड़ वे महीना महीना, इन्हें कोई हल करो अल्लाह दे बंदे।
जी बिल्कुल, दुश्वारी का सामना है यहाँ पर। जो भी शहरी गुजर रहे हैं, जो भी फैमिलीज गुजर रही हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को परेशानी का सामना है और मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर यहाँ से पानी को निकलवाया जाए। जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं, राहगीर यहाँ से। आशिर अशफाक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के पानी ने तबाही फैला दी। सेम नहर बिफर चुकी, फसलों और आबादियों में पानी दाखिल हो रहा है। इंतजामिया और महकमा नहार लंबी तान कर सो गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। सरकार की गफलत और लापरवाही की वजह से बहावल नगर शहर में जितने भी सेम नाले, उनकी साल से जो है वो सफाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हालिया बारिशों की बारिश जो है इस वक्त ये तमाम जो नए ऐसे सेम नाले हैं वो ओवरफ्लो हैं। कई जगह से टूट भी गए। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो सेम नाला जो कई जगह से इस वक्त टूट भी चुका है और जिसकी वजह से जो पानी है वो नज़दीकी आबादियों में भी दाखिल है और साथ ही जो स्कूल है इस वक्त वो भी जो है वो पानी में घिर चुका है। यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा इस इलाके का क्या नाम है और कभी आपने यहाँ पे सफाई होते देखी इस नाले की? बस्ती कार गुलाम रसूल इस खाले की किते भी सफाई नहीं हुई जी। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਮਸਲ ਲਾਗੇ ਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਖੜਦਾ। हुकूमत ने साढ़े ਨਾਲ कोई तावन आके या किसी किस्म रिस्पेक्ट नहीं आके किया जी। तो जिस तरह ये पानी इस वक्त दाखिल है ये तो नजदीकी आबादी में भी जा सकता है जी। भैया सारे घर डुब्बे पे है ने, देख लो जी तुहाडे सामने है जी। असं बड़े तंग होए खड़े हैं सर। तो कोई इंतजामिया ने कोई राब्ता किया, कोई उनके महकमे के कोई बंदे आए हो? सर कोई भी नहीं इतने आया जी। असं बड़े तंग है इस सीरीज जी। बिल्कुल, ये थे बहावल नगर के शहरी जो कि बता रहे थे कि ना ही कोई ज़िला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का इनसे राब्ता किया, ना ही इनकी इमदाद की और ना ही जो है कोई महकमा अनहार जो है वो अभी तक। कासिम अली शेख, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुसलसल बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। भक्कर में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने से सड़कें पानी से भर चुकी हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह से मुतासिर है। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी बारिश का सिलसिला ना रुकने वाला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से जहां सड़कें पानी से भर चुकी हैं और वहां गलियां मोहल्ले पानी से भर चुके हैं, बारिश का पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। वहां रेलवे अंडरपास जो है वो पानी से भर चुका है। इंतजामिया निकासियाब का इंतजाम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बारिश रुकने के बावजूद दूसरे रोज भी जो है वो यहाँ पे निकासियाब का इंतजाम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे अंडरपास रेस्क्यू 122 ने यहाँ पे रिबन लगाकर बंद कर दिया है और यहाँ पे बोर्ड नस्ब कर दिया है कि यहाँ पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दाखिला बंद है। जब ही यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के गुजर होता है तो रेलवे फाटक बंद होने की सूरत में ट्रैफिक यहाँ से जो है वो रवां होती है, लेकिन यहाँ पे मुसलसल ही रेलवे अंडरपास जो है वो बंद कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे जी। रेलवे अंडरपास बंद है, ये कई साल से जो है ऐसा सिलसिला चल रहा है और इंतजामिया की भेंट चढ़ा हुआ है या सियासतदानों की हमें नहीं समझ आ रही। ये अंडरपास जो है मामूली सी बारिश के बायस भी जो है कई कई रोज बंद कर दिया जाता है और हमें गुजरने में जो है दिक्कत महसूस हो रही है। और यहाँ गर्मी भी शिद्दत की है और सावन का महीना है, बारिशें भी शिद्दत से बरस रही हैं और यहाँ इंतजामिया जो है वो सिर्फ अपने जो है फोटो सेशन तक महदूद है, इसके अलावा कोई काम नहीं। आप बात सुन रहे थे शहरियों को, उनका ये कहना है कि इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है। ये रेलवे अंडरपास की जो निकासी आपके लगाई गई मोटर है वो भी जल चुकी है। यहाँ पे अभी तक किसी किस्म का इंतजाम जो है वो इंतजामिया की तरफ से सरगर्मी नजर नहीं आ रही। अभी तक भी रेलवे अंडरपास जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रेलवे अंडरपास को फौरी तौर पर चालू किया जाए। और असलम बलोच, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बारिशों की बात की जाए तो हालिया बारिशों के बायस हेड पंजनत के मुकाम पर हिफाजती बंद में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। हिफाजती बंद के दोनों अतराफ दरारें पड़ने से हिफाजती बंद के बस्ते कमजोर हो चुके हैं। मट्टी सड़क के किनारों पर जमा होना शुरू हो गई है। बारिशों के बायस पंजनत हिफाजती बंद में गड्ढे पड़ चुके हैं। दरारें पड़ने से बहुत नुकसान हो रहा है। बंद की मट्टी सड़क पर गिरने के बायस बाउंड्री ईंटें भी निकल आई हैं। अलीपुर में बंद के ऊपर बनाया जाने वाला रास्ता भी टूट फूट का शिकार है। हालिया बारिशों के बायस हेड पंजनत के मुकाम पर हिफाजती बंद में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और दोनों अतराफ की जो दरारें हैं उन पड़ने से मट्टी जो है वो बाहर आना शुरू हो गई है। मट्टी सड़क के किनारों पर गिरना शुरू हो गई है। बारिशों की वजह से तबाही मच चुकी है।
शहर औलिया की सड़कें टूट फूट का शिकार है। मुल्तान नवाबपुर रोड गुज़िश्ता 2 साल से खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान शहर की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की नवाबपुर रोड पर और ये काफ़ी बड़ी रोड है और तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन तामीरात के नाम पर इस रोड से ट्रैफिक का गुजरना जो है वो मुहाल हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सड़क किस कदर बुरी हालत में है। यहाँ पर जगह जगह गहरे घड़े जो हैं वो पड़े हुए हैं, सीवरेज के पाइप ऊपर पड़े हैं, कचरा है, कीचड़ है। यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताएंगे यहाँ पर क्या मसाइल हैं? यहाँ पे पौने 2 साल से इतना इंतहाई नाकस निज़ाम चल रहा है कि लेडीज़, बच्चे, बूढ़े सब परेशान हैं। ये ठेकेदारी निज़ाम जो है ना इतना गंदा तरीन है ना, ये लोगों ने अपने अपने अफसरों को रिश्वतें लगाई हुई हैं। जिसको बात करो कोई बात नहीं सुनता। यहाँ बच्चे गिरते हैं, यहाँ मोटरसाइकिल बाइक समेत लेडीज़ गिर जाती हैं। बस वो कहते हैं आ रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जलालत की इंतहा कर रखे इन लोगों ने। क्या परेशानी होती है रोड की? बहुत हालात खराब हुए पड़े, लोगों के घरों के घर गिर रहे हैं, मकान तबाह हो रहे हैं। यहाँ जो भी बच्चा आता है, बुजुर्ग आता है, ना देखता है, ना सोचता, ना समझता। गटरों के ढकने हैं वो सारे ओपन हुए पड़े हैं। इतने हालात खराब हुए पड़े। 2 साल हो गए। 2 सालों में किसी ने भी नहीं पूछा, ना किसी बड़े ने पूछा, ना कभी किसी छोटे ने पूछा। इतने हालात खराब हुए, लोगों के घरों के घर तबाह हुए पड़े, दुकानें बंद हुई पड़ी हैं, मार्केट बंद है। कोई इस गरीब लोगों को, मजदूरों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई हम कई बार यहाँ से गुजरे, गिरते गिरते यानी कि गुजरते गुजरते हम भी गिर पड़ते हैं। हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। बूढ़े आदमी हैं और कारोबार के अंदर बहुत ज्यादा जाने के नुकसान पहुंचा है। बराए करम इनको सड़क को जल्दी बनाया जाए। ठीक है जी, यहाँ पर आपने इनकी बात सुनी है। सड़क की जो है वो बदतरीन हालत है। यहाँ पर बच्चे हैं, खवातीन हैं, उन्होंने भी गुजरना होता है और लोग जो हैं वो गिर जाते हैं इर्द गिर्द। यहाँ पर इस पूरी रोड पर जो है वो दुकानें मौजूद हैं। इन लोगों का जो कारोबार है वो भी इस वजह से शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों का मुताल्लिक़ सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। सुहेरा तारिक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इंतजामिया की गफलत और नाअहली। मुल्तान सब्जी मंडी में सीवरेज का निजाम दरम बरम होकर रह गया। सब्जी मंडी के ताजिर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। मंडी में गंदा पानी जमा होने से ताजरों का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सब्जी मंडी में, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी जो है वो जानी जाती है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सिचुएशन है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है। जो आड़ती हजरात हैं, जो भी शहरी हैं, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि किन मसाइल का सामना हो सकता है सिर्फ इस एक मसले की वजह से, क्योंकि यहाँ पर शदीद ताफुन जो है वो फैला हुआ है। मजीद बात करते हैं कि क्या कहेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, कब से पानी खड़ा हुआ है? ये भजन जब से बारिश हो रही है, जब से पानी खड़ा है, उससे पहले भी बड़े बड़े मंडी के हालात खराब हैं। गटर लाइनें आए दिन बंद होती रहती है मंडी के अंदर। इस बात से बहुत परेशानी है। मच्छर, डेंगू इसी वजह से बहुत पैदा हो रहा है। क्या कहेंगे, इतना यहाँ से टैक्स जाता है हुकूमत को, हुकूमत फिर भी काम नहीं करवाती? हुकूमत फिर भी काम नहीं कराती। हुकूमत मंडी को पूछती ही नहीं है, ना सब्जी मंडी को, ना गला मंडी को, ना डंगर मंडी को। हुकूमत उनमें टैक्स लगा रही है। मंडी के अंदर जो गाड़ी अंडर होती है उसके 50 रुपये, बाहर जाने के 100 रुपये। टैक्स पूरा ले रही है, काम टैक्स पूरा ले रही है। वो काम वही, कोई भी नहीं है, वही सब कुछ है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आपने सुना कि जो यहाँ पर शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हुकूमत है वो इन मंडियों से बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो ले रही है टैक्स की मद में, लेकिन सहूलियात जो हैं वो आवाम को प्रोवाइड जो है वो नहीं की जा रही हैं। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं ताकि जानें कि उनकी जो है इस बारे में क्या राय है। सर जी, क्या कहेंगे, हुकूमत जो सब्ज़ी मंडी को इस हालत में छोड़ा हुआ है, हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, जो हाल मचा है सब्ज़ी मंडी का? इसकी सफाई तो होनी चाहिए, सफाई हो नहीं रही। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, खड़ा नहीं हुआ? हाँ जी, बदबू बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बदबू बहुत ज़्यादा है। जो शहरी यहाँ पर ख़रीदने आए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर सफाई जो है वो नहीं हो रही है। इसके अलावा भी हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है ये जगह जगह पे रेडियां होने के बायस जो है इस वजह से भी जो है। इब्राहिम खान, मंडी की सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए शुक्रिया। खानेवाल के पोश इलाके पीपल्स कॉलोनी और सिविल लाइन में जा बजा गंदगी के ढेर। अहले इलाका ताफुन सदा जिंदगी गुजारने पर बुरी तरह से मजबूर। मजीद इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। पोश इलाका है पीपल्स कॉलोनी। अगर यहाँ पे सफाई सुथराई की बात करें तो हमें जगह जगह जो गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका का कहना है कि गंदगी के बायस ताफुन फैला हुआ है। इदारे क्या कर रहे हैं, इदारों के अफसरान क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका, इनसे जानेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा कि
खानेवाल का सबसे पोश इलाका है पीपल्स कॉलोनी। हम देखते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, तो क्या देख रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं? इदारे इसमें कुछ भी नहीं करते, ये मोहल्ले वाले बेचारे रोज़ बड़ी परेशान होते हैं, सफाई करवाते हैं, कभी कोई आके फेंक देता है, किसी को रोक तो सकते नहीं है। इदारे का एक फ़र्ज़ है कोई जगह उन्हें मेंटेन करके दे कि जिसकी वजह से गंद यहाँ पे ना फेंकें, जिसे हम रोक भी सकें। अब हम भी किसी को नहीं रोक सकते, है ये गवर्नमेंट की जगह, इसके लिए वो जगह में कोई प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ पे ये जगह है, तो हम उन्हें कह सकते कि भाई यहाँ जाके गंद डालें। हम बड़े लोगों के पास चले गए पर किसी ने हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं की। ये बड़े लोगों के पास चले गए हैं, किसी ने सुनवाई नहीं की है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर सियासी लोगों की बात करें, सियासी लोग भी मुंतखब होते हैं, उनको भी कुछ शिकायत कभी की होगी, इदारों की भी की होगी, तो क्या सूरत हाल देखी? सर हमने उनसे अपील की है और उसके बाद हमने यहाँ स्पेशल कॉर्नर मीटिंग भी कराई है। कॉर्नर मीटिंग कराने के बाद हमने यही उनसे दरख्वास्त की है कि ये हमारे ये जो कूड़ा है इसको उठाया जाए, इसके मुतबादल हमें कोई ऐसी जगह बता दें जो हम कूड़ा हमारा रखें। अब अहले मोहल्ला कहते हैं यार हम कहाँ फेंकें, तो हम उन्हें यही बताया है कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ डब्बा रख दिया जाए। बारिश होती है, इतना तंग होते हैं, इतनी गंदगी होती है, हमारे बच्चे छोटे बाहर नहीं खेल सकते, बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, इसे जानते हैं, इनका कहना है कि ये अपनी मदद आपके तहत सफाई करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो करीब ग्राउंड है इनकी सफाई कौन करता है? ये जब बारिश होती है यहाँ से गंदा पानी आता है, खुद हम सफाई करते हैं, यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आता। ठीक है जी, सफाई बच्चे अहले मोहल्ला खुद तो कर लेते। नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शुजाबाद के जनरल वैगन स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान है, मजीद इस हवाले से जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। अब आज जनरल बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है जहां पर सहूलियात का फुकदान है और मौसम की इस हालत में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, ना ही शेड का कोई इंतजाम है और ना कोई बैठने की जगह है सवारियों के लिए। खवातीन अक्सर नीचे जमीन पर ही बैठी हुई नजर आती हैं और इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या मसला है, आप क्या कहते हैं इसलिए? शुजाबाद स्टैंड पर ना ही कोई सफाई का इंतजाम है, ना ही स्टैंड है और इसके अलावा ना ही कोई लाइटिंग का बंदोबस्त है, ना ही सिक्योरिटी के लिए कोई कैमरों का बंदोबस्त किया गया है और पानी की हालत आपके सामने है बारिश के। अब इसमें आवाम जिस तरह परेशान होकर गाड़ी में बैठती है वो भी आपके सामने है और हुकूमत हमारे से टैक्स वसूल करती है, तो इसका मुतबादिल हमें इंतजाम भी दें, इंतजाम किए नहीं जाते, तो मेहरबानी करके इंतजाम भी कराए जाएँ। अच्छा, शेड ना होने की वजह से भी तो शहरी को शेड की वजह से सावधान धूप में खड़े हैं आपके सामने, अगर शेड होता तो यही नीचे बैठे होते हैं, नीचे खड़े होते हैं। ये बिल्कुल जैसे कि बता रहे हैं कि शहरी के शेड नहीं है, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, रात के वक्त अंधेरा होता है और जिसकी वजह से डकैती और चोरी की वारदात भी हो जाती है और ना ही कोई सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम है, जिसकी वजह से शहरी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रहीम यार खान में फ्लोर मिल एसोसिएशन का इजलास। फ्लोर मिल एसोसिएशन का गंदम कोटे में कमी और चोकर की दूसरे सूबों में फरोख्त पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। नई फ्लोर मिल एसोसिएशन का इजलास हुआ जिसकी सदारत हाजी मोहम्मद इब्राहिम ने की। हाजी साहब, इस इजलास में क्या फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग है इसका खास एजेंडा ये था कि हमारी फ्लोर मिलें बेजा तंग महकमा फूड बेजा तंग करके उनको बंद कर रहा है। इस सिलसिले में हमने आज की ये मीटिंग बुलाई है और उसमें हमने ये मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया और कि हम अपने सेंटर जो हमारी एसोसिएशन है उससे हमने रब्ता करके अपने प्रॉब्लम बता दी हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका जो फैसला वो ऊपर डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी फूड से बैठ के तय कर लेंगे और हमारे में जो मामलात हैं वो। तो क्या मसाइल हैं जो आपको? मसाइल ये है कि कोटा बहुत थोड़ा दे रहे हैं और सख्तियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। जितना 100 बोरी कोटा दे रहे हैं और आटा कह रहे हैं सारा जो प्राइवेट गंदम ले रहे हैं उसका आटा भी हमें दे दें। इस तरह के मामलात हैं। और दूसरा छोटे छोटे मामलात पे किसी को चलान हो रहा है, कोई जुर्माना हो रहा है, कोई बंद हो रही है, इस तरह के मामलात काफ़ी सारे हैं, छोटे छोटे इशू हैं। वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लाहौर उनसे मिल के तय कर लेंगे और 1-2 दिन में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी चोकर पे पूरे मुल्क में कहीं पाबंदी नहीं है, वो रहीम यार खान में लगी है, तो वो हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह कल तक वो भी आपको रिमूव कर देंगे। चोकर की पाबंदी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। जो महकमा फूड की जानिब से फ्लोर मिल की जानिब पर पाबंदियाँ तय की गई हैं। आसिम सदीक, रहीम यार की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जामपुर के शेर वावडा का बिजली का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 3 रोज से खराब है। सैकड़ों घरों और दुकानों की बिजली न होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं जावेद इकबाल से। हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के शेरू अड्डा पर। शेरू अड्डे का ट्रांसफार्मर मुसलसल गुज़िश्ता 3 रोज से जल गया है।
جس کی اطلاع میپکو حکام کو دی گئی، مگر میپکو حکام نے اسے درست کرنے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس کے تنگ آ کر آج کے علاقہ مکین جو ہے آج احتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور میپکو کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے، مزید ہم ان سے پوچھیں جی کیا کہنا چاہیں گے، کیا معاملہ ہے، کیوں بنانا نہیں آتا ہے؟ کیا آپ نے کمپلین بھی کی ہے؟ جی 12 کمپلین کی ہے، 118 نمبر پر اسلام آباد بھی کمپلین کی ہے، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ 2 بار ایس ڈی او صاحب کے پاس میں خود مل کر آیا ہوں، 2 دوست میرے ساتھ اہل محلہ کے تھے، وہاں پہ ہم گئے، انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں بنا دیتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں بنا دیتے ہیں۔ آج تیسرا دن ہو گیا، وابڈا کی نااہلی آپ کے سامنے اہل محلہ باہر نکل آئے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گرمی سے تڑپ رہے ہیں۔ اس اذیت کا ہمیں جواب دیا جائے۔ یہ وابڈا نااہل وابڈا کا ایس ڈی او جو بیٹھا ہوا ہے اس نے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوگا، بارش کا بہانہ کر کے لیتو لال کیا، لیکن آج جبکہ سارا دن کوئی بارش نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی ابھی اسی وقت تک کوئی کام نہیں ہوا، ہمارا ٹرانسفارمر نہیں بنا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اہل علاقہ سے سنا، ان کا کہنا ہے کہ وہ آئے روز جو ٹرانسفارمر ہے یہ جل جاتا ہے، کیونکہ یہ 100 kV کا ٹرانسفارمر، ان کا یہ بھی مطالبہ ہے اسے 200 kV کا ٹرانسفارمر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا 3 روز سے آپ گھروں میں جو ہے پانی تک نہیں ہے، بچے جو ہے وہ بھی نڈال ہیں، گرمی آج بارش بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وابڈا حکام اس ٹرانسفارمر کو تبدیل یا بنا۔ جاوید اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وابڈا اہلکار انسانی جانوں سے ہی کھلواڑ کرنے لگے۔ سب ڈویژن سرائے سدھو نے 2 12 سالہ پرائیویٹ لائن مین رکھ لیے ہیں۔ دونوں کی ذمہ دار وابڈا پول پر بجلی بحال کرنا ہے اور بجلی منقطع کرنا ہے۔ ننھے لائن مینوں کی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وابڈا اہلکار انسانی جانوں سے کھلواڑ کرنے لگے۔ سب ڈویژن سرائے سدھو نے 2 12 سالہ پرائیویٹ لائن مین رکھ لیے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریاں وابڈا پول پر بجلی بحال کرنا اور بجلی منقطع کرنا ہے۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر تمام ٹرینیں سست رفتاری سے پہنچنے لگی۔ مختلف شہروں کو جانے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں۔ تاخیر سے مسافر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ کے ریلوے اسٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی تمام جو ٹرینیں ہیں وہ کچرے کی رفتار سے پہنچنے لگی ہیں۔ ٹرینوں کی رفتار بہت ہی سست پڑ چکی ہے، جس کی باعث مسافروں کو کئی گھنٹے انتظار کی اذیت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اکپاک جو کراچی سے لاہور جاتی ہے 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچے اور مسافر انتظار کی اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر میل جو کراچی سے پشاور جاتی ہے یہ 8 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ لالا موسیٰ سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس 12 گھنٹوں کی ریکارڈ تاخیر کے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز گام جو کراچی سے راولپنڈی جاتی ہے یہ بھی 5 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ ملت جو کراچی سے لالا موسیٰ جاتی ہے یہ 5 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس 8 گھنٹے بعد پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بھی ٹرینیں ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی وہ تمام ٹرینیں تاخیر سے پہنچ رہی ہیں۔ مسافر کئی گھنٹے جو ہے یہاں پہ بیٹھ رہتے ہیں۔ بارش کے بعد بھی رحیم یار خان میں حبس اور گرمی کا راج برقرار ہے، تو اس حبس اور شدید گرمی میں جو ہے مسافر کئی گھنٹے اپنی ٹرینوں کے انتظار میں پریشان بیٹھے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے ریلوے انتظامیہ سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ ٹرینیں بر وقت پہنچیں گی، تبھی مسافروں کی۔ عامر بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پرویز الہی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھالی۔ صوبائی کابینہ کا اعلان آج ہوگا۔ پرویز الہی کی ٹیم میں ملتان سے 4 ممبران شامل ہونے کا امکان ہے۔ دوڑ میں ایم پی اختر ملک، وسیم خان، ندیم قریشی اور زین قریشی شامل ہیں۔ زین قریشی کا نام ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے بھی زیر غور آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی بالکل، پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کرسی ہے وہ سنبھال لی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ صوبائی کابینہ کی تشکیل ہے۔ تو صوبائی کابینہ کی تشکیل کے لیے ملتان سے 4 ممبران اسمبلی جو ہے وہ اس وقت ریس کے اندر شامل ہے، جن کے اندر سر فہرست بات کی جائے تو زین قریشی ہیں۔ زین قریشی کا پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نام زیر غور تھا، پھر ڈپٹی اسپیکر کے لیے اب اس وقت وہ ریس کے اندر شامل ہیں، اور اگر انہیں ڈپٹی اسپیکرشپ بھی نہیں دی جاتی تو ان کو جو ہے وہ وزارت خزانہ
जो है पंजाब की सौंपे जाने का इम्कान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर अख्तर मलिक है, जो कि इससे कबल भी सूबाई वज़ीर तवानाई रह चुके हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक जो है इस वक्त वजारत की दौड़ के अंदर शामिल है। तीसरे नंबर पर वसीम खान बादोज़ई हैं। वसीम खान बादोज़ई मुल्तान से ही रुकने सूबाई असम्बली हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। और वसीम खान बादोज़ई की वजारत के जो सिफारिश है वो चौधरी परवेज़ इलाही बजाते खुद उनकी वजारत के लिए सिफारिश कर रहे हैं। जबकि चौथे नंबर पर नदीम कुरैशी का नाम जो है वो वजारत की दौड़ के लिए आ रहा है। नदीम कुरैशी जो है इससे कबल जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, मुख्तलिफ जो है वो फोरम्स पर जो है वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो इस दफ़ा नदीम कुरैशी जो है वो भी वजारत की दौड़ के अंदर शामिल है। जबकि इन मेंबरान असम्बली की जानिब से इस वक्त जो है वो रात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी में भी मौजूद रहे। और जबकि ज़ैन कुरैशी जो है वो तो जहाज़ के अंदर परवेज़ इलाही के साथ इस्लामाबाद गए। नदीम कुरैशी भी इस्लामाबाद में मौजूद रहे, वसीम खान बादोज़ई भी इस्लामाबाद में मौजूद रहे। जबकि अब इन मेंबरान असम्बली ने लाहौर जो है वो अपने डेरे लगाए हुए हैं अपनी वजारत के लिए, और ख़ास तौर पर एक अच्छा कलमदान हासिल करने के लिए तमाम जो चारों मेंबरान असम्बली हैं वो अपना जोर लगाए हुए हैं। जी जुनेद दरमन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब पीटीआई वर्कर्स की खुशी गली और मोहल्लों तक पहुंच चुकी। बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मिठाई बांटी और खुशी का भरपूर इजहार किया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जीत पर पीटीआई के वर्कर्स जश्न मना रहे हैं मुल्क भर में, और ये जश्न जो है या खुशी जो है वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला तक पहुंच गई है। इस वक्त भी हम छोटे से मोहल्ले की छोटी सी गलियों में मौजूद है, जहां पर पीटीआई के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। क्या कहेंगे जी पीटीआई की जीत? हम जी बहुत खुशगुजार हैं कि अदलिया ने बहुत अच्छा फैसला दिया है पीटीआई के हक में, और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने हैं, मुंतखब भी हुए हैं। इंशाअल्लाह पंजाब में बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छा इंसाफ मिला है परवेज़ इलाही के हक में। हम बहुत ही मशकूर हैं। हमारी अदलिया ने अच्छा जमहूरियत का फैसला दिया। क्या समझते हैं कि पीटीआई अब मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई फैसले करेगी? बहुत अच्छे फैसले करेगी पीटीआई जमात, और अदलिया ने जो फैसला दिया है ना, तो ये बहुत अच्छा फैसला दिया है, और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया है। हम बड़े मशकूर हैं। क्या समझते हैं कि पीटीआई की खुशी बहुत है जी सर जी। सारी रात तो मुझे नींद नहीं आई हकीकत पूछो तो खुशी के अंदर, और जो पूरे जजों के वो इतना दबाव के बावजूद इन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया पीटीआई के हक के अंदर। हम बहुत खुश हैं। इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही अच्छा काम करेगा, और इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही इन सारे चोरों डाकों को इस मुल्क से भगाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। आप समझते हैं कि ये हुकूमत सही काम नहीं कर रही? बिल्कुल सही काम नहीं कर रही थी, ये बिल्कुल गलत हुकूमत थी, इंपोर्टेड हुकूमत थी, अमेरिका की हुकूमत थी। अब जो हुकूमत आई है ये इमरान खान की हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। ये एक इमरान खान ने 11 जमातों को शिकस्त दी है। ये अदालत का फैसला नहीं है, ये अवाम का फैसला है। ये अदालत का नहीं, अवाम का फैसला है। अदालत ने अवामी यूं कह ले कि उमंगों की तर्जमानी की है। अवाम का कहना है कि बेहतरीन फैसला है, इस फैसले पर हम खुश है। पीटीआई जीती है, परवेज़ इलाही जीते हैं, और मुल्क में इंपोर्टेड हुकूमत की हार हुई है, ये कहना था मुजाहिरीन का, या यूं कह ले खुशी में जो। महमूद जहीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब में इक़्तिदार तब्दील होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड का इजराक रोक लिया गया। अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए जिले तरक्याती पैकेज नई हुकूमत की मुशावरत से जारी किया जाएगा। जिले तरक्याती पैकेज के तहत नून लीग के बजाय अब पीटीआई के अराकीन को फंड दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब में इक़्तिदार तब्दील होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड का इजराक रोक लिया गया। अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए जिले तरक्याती पैकेज नई हुकूमत की मुशावरत से जारी किया जाएगा। जिले तरक्याती पैकेज के तहत नून लीग के बजाय अब पीटीआई के अराकीन को फंड दिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से अली रामे से।
जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन्होंने नए माली साल का बजट जो है 2022-23 का पेश किया और इसमें हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए एक ज़िलाई तरक्याती पैकेज जो है वो उसका ऐलान किया गया था। अब इस पैकेज का अजरा जो है वो फिलहाल तो पंजाब हुकूमत जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी तरफ से रोक दिया गया है और उसकी वजह यह है क्योंकि पंजाब में अपने हुकूमत आ चुकी है। तो पहले ये डेवलपमेंट पैकेज जो है वो लीगी अरकान असम्बली के हल्कों के लिए था, जो अब पीटीआई के अरकान असम्बली उनके हल्कों में खर्च किया जाएगा और साथ उनके इत्तेहादी के हल्कों में। अब इसमें 150 अरब रुपए का डेवलपमेंट का पैकेज है और देखा जाए तो ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही शुरू किया गया था, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला पंजाब के अंदर तो वही बजट उन्होंने अपने अरकान असम्बली के हल्कों को दिया और अब पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ चुकी है तो नए माली साल का बजट भी आ चुका है और इसमें अब जो 150 अरब का तरक्याती पैकेज है इसके लिए ऐवान वज़ीर आला के साथ मशावरत के बाद ही महकमा खजाना पंजाब जो है ये बजट जारी करेगा, क्योंकि ऑनगोइंग बजट रिलीज कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो अब जो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है ये खास पैकेज होगा जो कि हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में खर्च किया जाता है। तो इसके लिए अब अजरा ब्यूरोक्रेसी के खास तौर पर ऐवान वज़ीर आला की मशावरत के बाद ही जारी करेगी। उस पर जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात होंगे और जो पीटीआई के अहकामात होंगे उस पर अमल दरामद करने के बाद ये बजट रिलीज किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली रामे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,656 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक जो नया शॉर्टफॉल पहुंच चुका है वो 5,656 है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,656 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,344 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 28,000 मेगावाट है। पानी से 6,900 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 990 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,800 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट्स 1,000 मेगावाट और सोलर प्लांट से पैदावार 111 है। बगास से चलने वाले प्लांट्स 85 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जोहरी ईंधन 2,458 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। FIA मुल्तान ने शहरियों को बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाने वाले 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। आपको बताएंगे FIA मुल्तान ने बड़ी कार्रवाई की। शहरियों को बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाने किए गए हैं। ये 5 अफराद मासूम भोले भाले लोगों को बाहर के मुल्क भेजने का कहकर उनसे पैसे बटोर लेते थे। FIA मुल्तान ने बड़ी कार्रवाई की है। शहरियों को बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये वो अफराद हैं जो मासूम लोगों को पैसे बटोरते थे बाहर के मुमालिक भिजवाने का कह के। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल में तरक्याती कामों के टेंडर्स का मामला ठेकेदारों और अफसरान की मुबैना मिली भगत है। टेंडर्स पोल होने से कौमी खजाने को 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिला काउंसिल की इंजीनियरिंग ब्रांच का ठेके पोल कराने में मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया है। हुकाम के मुताबिक टेंडर्स सरकारी रेट के मुताबिक दिए गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं बिलाल न्याजी से। आपको बता रहे हैं कौमी खजाने को 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल में तरक्याती कामों के टेंडर्स का मामला सामने आया। ठेकेदारों और अफसरान की मुबैना मिली भगत। टेंडर्स पोल होने से कौमी खजाने को 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिला काउंसिल की इंजीनियरिंग ब्रांच का ठेके पोल कराने में मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया है। हुकाम के मुताबिक टेंडर सरकारी रेट्स के मुताबिक दिए गए। टेंडर्स पोल होने से कौमी खजाने को 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। जिला काउंसिल में भी टेंडर पोल पर हुए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच चुका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है जिला काउंसिल की पोल कराने में मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया है। जिला काउंसिल मुल्तान की रिहाइश गांव पर रिटायर मुलाजमीन की रिहाइश का मामला जिला काउंसिल इंतजामिया की
एंटी करप्शन की हिदायत पर कार्रवाई। रिटायर्ड सीनियर सब इंजीनियर अब्दुल हमीद कैसरानी से रिहाइशगाह खाली करवा ली गई। आपको बता रहे हैं, जिला काउंसिल मुल्तान की रिहाइशगाहों पर रिटायर्ड मुलाजमीन की रिहाइश का मामला सामने आया है। जिला काउंसिल इंतजामिया की एंटी करप्शन की हिदायत पर कार्रवाई। रिटायर्ड सीनियर सब इंजीनियर अब्दुल मजीद कैसरानी से रिहाइशगाह खाली करवाई गई है। जिला काउंसिल मुल्तान की रिहाइशगाहों पर रिटायर्ड मुलाजमीन की रिहाइश का मामला सामने आया और घर खाली करा लिए गए। जराइम से पाक मुआशरे का मिशन रहीम यार खान पुलिस इन एक्शन थाना भोंग पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई। अगवा और डकैती में मुलव्विस खतरनाक और दश्ती गैंग के 3 अहम सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। आपको बता रहे हैं, जराइम से होगा पाक और मुआशरे का जो मिशन है वो है कि पाक करना है मुआशरे को जराइम से। रहीम यार खान पुलिस इन एक्शन है थाना भोंग में पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। अगवा और डकैती में मुलव्विस खतरनाक और दस्ती गैंग के 3 अहम सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब बार के ओहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर वुकला के कत्ल और तशद्दुद के वाकयात बंद न हुए तो सख्त लाएअमल अपनाएंगे। उनका क्या कहना है, मजीद जानते हैं। अजलास में मोहम्मद अशरफ राही एडवोकेट सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल के बेहमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल मौका 23 जुलाई 2022 को तकरीबन 10 बजे रात दफ्तर पंजाब बार कौंसिल से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देकर घर जा रहे थे। 2 नामालूम अफराद टारगेट किलर जो कि मौका मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने बामकाम उस्मान चौक बदामी बाग लाहौर में इन पर कातलाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब ना ला सके और मौके पर ही दम तोड़ गए। इसके साथ साथ उसी दिन ही बरोज हफ्ता ही 23/7/2022 को हमारे बार के एसोसिएशन मुल्तान के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के मेंबर और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के मेंबर, छोटे भाई हमारे इंतहाई शरीफ प्रोफेशनल वकील सैयद मुदस्सर हसन बुखारी एडवोकेट पर भी 12 बजे दिन बस्ती नवाबपुर मुहर्रम उल हराम की आमद। MWMC की तैयारियां जारी हैं। कंपनी वर्कर्स और सुपरवाइजरी स्टाफ की 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। CEO वेस्ट मैनेजमेंट ने आशूरा मुहर्रम के लिए सफाई प्लान की मंजूरी दे दी। CEO अमीर हसन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मियांवाली में तेज बारिश से शहर में जल थलेक हो गया। बारिशी पानी से सड़कें तालाब हो चुकी। मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, आसमान मियांवाली पर मेहरबान हो गया। तेज बारिश शुरू है, गर्मी का जोर टूट चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, बड़ी तेज बारिश हो रही है, जल थल है, क्या कहेंगे मौसम की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत अच्छा हो गया। मियांवाली में बड़ी जमकर बारिश हो रही है और सावन की बारिशों का सिलसिले का दूसरे स्पेल का आगाज हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन अब यही है कि अल्लाह ताला इसको रहमत ताकि रखे, रहमत ना बन जाए हमारे लिए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। एक और शहरी भी मौजूद है, क्या कहेंगे आज के इस मौसम के हवाले से? मियांवाली में मौसम बहुत प्यारा हो गया है, लेकिन ये फसलों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि पिछले हफ्ते से लगातार बारिशें हो रही हैं। मूंगी की फसल के लिए ये नुकसानदेह है। अल्लाह करे कि आगे मौसम ठीक हो जाए, फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं मौसम की वजह से। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है मियांवाली में और वैसे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कच्चे के इलाकों में दरिया के पानी ज़्यादा आ गया और वहाँ भी नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा।
फसलों के लिए नुकसानदेह वैसे मौसम जी जा रहा है। बिल्कुल, जैसे अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हालिया बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। 1733 से कायम तारीखी फन तामीर का शाहकार किला देखकर सब शहरी खुश हो गए। मजीद जानते हैं शेख वसीम अली से। यजमान में गुज़िश्ता कई रोज़ से मुसलसल कभी तेज़ और कभी हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है और जितने भी शहरी हैं और दूर दराज इलाकों से जो बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए यजमान का इलाका जो चोलिस्तान है उसमें जो सबसे तारीखी किला है, किला देरावड़, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इस मौसम को एंजॉय करने के यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कुछ सियालकोट के लोग हैं, कुछ लाहौर के लोग हैं। इनसे बात करते हैं। भाई जान, कहाँ से आए हैं और इतनी दूर सफ़र किया है, किला देरावड़ चोलिस्तान का देखा, कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम सियालकोट से आए हैं और हमारा एक ड्रीम था कि हम इसे विजिट करें और इसे विजिट करके हमें बहुत अच्छा लगा है। बाहर की हालत तो निस्बतन बेहतर है, अंदर से थोड़ा सा फील हुआ है कि इसकी केयर की जानी चाहिए ताकि इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। इसकी केयर की जानी चाहिए। एक और यहाँ पर मौजूद हैं किले में जो लाहौर से यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं। भाईजान, किधर से आए हैं और कैसा पाया आपने किले को, यहाँ पर कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी, मैं तो वैसे लाहौर से हूँ और मैं यहाँ पे आया था। सुना था कि बहावलपुर चोलिस्तान में 8 कदीमी किले हैं जिनमें एक किला देरावड़ है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सुना था कि बहुत खूबसूरत है अंदर से। मैंने कहा चलो देखते भी हैं कैसा है। बाहर से जब आ रहा तो बहुत खूबसूरत लगा कि लगा जिस तरह अंदर पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन अंदर आके जब ये हालात देखे तो बड़ा अफसोस भी हुआ कि किस तरह से एक कीमती चीज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं। इसका ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और जो है इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका ख्याल रखें ताकि ये अंदर से भी और खूबसूरत लगे। बिल्कुल जी, वो पाकिस्तान भर से जो वसीम शेख यजमान से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमे मौसमियात के मुश्तरका मौसमी तहकीकाती प्रोग्राम ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो हालिया जो ताज़ा तीन सूरत हाल हैं वो बारिशें हैं। मानसून का स्पेल जो है बरस रहा है। तमाम इसी दौरान सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान और महकमा मौसमियात का जो एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन है, एक प्रोग्राम जो है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो पूरी रिपोर्ट दिया करते हैं, उनकी माहिरीन की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 1 अगस्त तक जो बारिशें बरसेंगी उसकी वजह से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो 15 के करीब जो डिफरेंट अजला है वहाँ पर अब ख़तरा है। तो हम आज इस बात पर करेंगे। मौजू ये है कि वजह क्या है, इस बार मानसून आखिर इतना बरस क्यों रहा है कि गुज़श्ता साल जुलाई में बारिशें न होने के बराबर थी, बल्कि थी भी नहीं। तो अभी क्या वजह है, बारिशें क्यों हो रही है और सैलाब के क्या क्या खदशात हो सकते हैं, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब मौजूद। सर ये बताएगा इस बार क्या वजह है कि मानसून इतना ज़्यादा बरस रहा है जिससे नुकसान इतना हो रहा है? इस साल ओवरऑल जो मानसून है वो लास्ट ईयर की निस्बत काफ़ी एक्टिव फेज़ में गुजर रहा है, जिसके नतीजे में अभी रिसेंटली हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से लेके इवन के जहाँ साउथ पंजाब में बारिशें बहुत कम होती हैं, मानसून आते आते जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता था। लेकिन इस मरतबा जो है मानसून काफ़ी फ़ाल है और जिसके नतीजे में ओवरऑल जनूबी पंजाब के बहुत सारे अजला में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसकी वजह से सैलाब का जो है वो ख़तरात हैं। तो इसके तनाज़ुर में जहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ एक अहम पेश खैमा हैं इसके लिए, और इसी तरह जिस तरह के हम कहें कि एक करंटली लानीना पैटर्न जो है वो इन कंडीशन है, जिसकी वजह से मगरबी हवाएं और ख़ासकर मानसून मिल के दोनों जो हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव फेज़ बना रहे हैं और इसके नतीजे में ना सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब में भी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और अभी तक जो मौजूदा अतलात हैं उसके मुताबिक 1 अगस्त तक बारिशें जो हैं वो इसी तरीके से हो सकती हैं और अगर इस तरह ही जारी रहीं तो इसके नतीजे में जो है निचले दर्जे के सैलाब आने का ख़तरात मौजूद हैं। जी, निचले दर्जे का सैलाब आने का ख़तरा मौजूद है। तमाम सबसे अहम बात है वो ये है कि अली रियाज अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।